हेलो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। हम आज आप सभी लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास विभिन्न प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसके पहले भी अगर हम देखते हैं कि इसे दूसरी तरीके से अगर बांटा जाए तो घटनाओं के क्रम के हिसाब से, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल, मतलब जैसे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं इनको, तो एक प्रकार से देखिए कैसे इनका एक व्यवस्थित क्रम तैयार होता है। जैसे कि इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इन तरीके से हम डिवाइड करते हैं। और बात करते हैं जब एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। तीन टाइप में क्या, बेसिकली तो दो ही टाइप, लेकिन तीसरा टाइप जो है वो दोनों में आता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्री हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हिस्ट्री आता है। इस हिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें एंशियंट की भी पढ़ते हैं, इसलिए हम इस हिस्ट्री को इसमें रखते हैं। बाकी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से इस हिस्ट्री में हम एंशियंट के बारे में पढ़ते हैं और मेडिवल के बारे में पढ़ते हैं और हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्री हिस्ट्री जो होता है वो एंशियंट हिस्ट्री में केवल उन हिस्ट्रियों को रखा जाता है जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, और इसमें उन लोगों को रखा जाता है जिनका कोई लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सके हैं। तो यहाँ तक जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम पाषाण काल या फिर स्टोन एज जिसे बोलते हैं, स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, इनको रखते हैं। और इसमें जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इन सभी को रखते हैं। और इस हिस्ट्री में जो है हम जैसे कि वैदिक पीरियड को रखते हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सभी को रखते हैं। जो कि मौर्य काल और गुप्त काल, वैदिक काल, ये सब हमारे एंशियंट हिस्ट्री के हिस्से होते हैं। तो इसलिए इस हिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर हम प्री हिस्ट्री की, तो हमने कहा कि प्री हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। हम इसे कुछ पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करके इसका आविष्कार खोज किए हैं, या फिर कार्बन जो वस्तुएं मिली हैं उनका कार्बन डेटिंग करके हम इसके बारे में पता लगाते हैं कि ये कितनी साल पुरानी सभ्यताएं थी। इस समय मानव जो था वो हम लोगों की तरह नहीं था, वो होमो सैपियंस नहीं था। इस समय का मानव जो था वो एक आदि मानव था। आदि मानव का मतलब जो जंगलों में मानव रहते थे, जो हम लोगों की तरह स्थायी निवास नहीं बनाते थे, जंगलों में इधर उधर भटकते थे। और भटकने का कारण उनका था भोजन, क्योंकि वो भोजन का संग्रहण नहीं करते थे। अगर वो कोई भोजन का संग्रहण नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्थान पर एक जगह नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, तो हम प्री हिस्ट्री को भी भागों में बांटते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो एक मिनट रुकिए, मिटाते हैं इसे। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे प्री हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं। वैसे अगर हम देखते हैं इसे, तो प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एज और कॉपर स्टोन एज में बांटते हैं।
स्टोन एज क्या है और कॉपर स्टोन एज क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि स्टोन एज नाम से ही पता चल रहा है कि पत्थर के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज का मतलब कि जिसमें कॉपर का मतलब तांबा और स्टोन का मतलब पत्थर, जिसमें तांबा और पत्थर का मिक्स करके यूज़ किया गया है उसे हम स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज कहते हैं। अब स्टोन एज क्या है? स्टोन एज जैसे कि इसे अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में इसे कहते हैं पाषाण काल, और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में व्यक्ति कैसा था? पाषाण काल में व्यक्ति आदि मानव था। ताम्र पाषाण आते आते व्यक्ति हम लोग की तरफ कहने का मतलब होमो सैपियंस के रूप में आया। अब हम अगर पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को हम 3 तरीके में तोड़ते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा और नियोलिथिक इरा। नियोलिथिक इरा, इस तरीके से हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटने के बाद अब हम एक एक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज क्या इरा क्या होता है, और उसके बाद मेसोलिथिक इरा क्या होता है, नियोलिथिक इरा क्या होता है। इसमें बेसिकली हम पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो पैलियोलिथिक में व्यक्ति जो था वो शिकार करता था, हंटिंग करता था, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का क्या था? यहाँ पर व्यक्ति हंटर हुआ करते थे। कैसे व्यक्ति हुआ करते थे? यहाँ पे व्यक्ति हंटर हुआ करते थे। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण के अंतिम समय में यहाँ पर व्यक्ति जो था वो आधुनिक मानव के रूप में उभरा, यानी कि व्यक्ति जो है होमो सैपियंस बना। मेसोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा में क्या हुआ? व्यक्ति जो था वो पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा? व्यक्ति पशुपालन करने लगा। पशुपालन करने लगा का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये शिकार करते थे, शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे, तो ये जब थोड़ा सा समझदार हुए तो ये क्या करने लगे? पशुपालन करने लगे। पशुपालन से उनको ये फायदा हुआ कि पहली बात तो है इन्हें आसानी से मांस मिल जाया करता था, और ये दुग्ध का भी सेवन करना शुरू कर दिए। और तीसरा नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो किसान यानी कि फार्मर, किसान बन गया, ये खेती करने लगा, एक रेगुलर खेती करना शुरू किया, जिसे नियमित खेती कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। एक एक का मतलब क्या? पहले पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, फिर मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, फिर नव पाषाण काल की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इससे पहले आप लोगों को बताएं कि पाषाण काल जो है, थोड़ा सा इस और जान लीजिए आप लोग कि पाषाण काल, ये जब पाषाण काल है जो, इसके कुछ लक्षण हैं। इसके लक्षण क्या हैं कि जैसे हम बताया मैं आपको कि व्यक्ति यहाँ पर क्या हुआ था। इसके लक्षण ये है कि व्यक्ति जो मानव थे उनका जीवन जो है वो जंगलों से शुरू होता है। क्या होता है? उनका जो जीवन होता है वो जंगलों से शुरू होता है, क्योंकि ये आदि मानव थे। इन्हें ये खेती तो करते नहीं थे, भोजन संग्रह तो करते नहीं थे, क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वो जंगलों में जाते थे और शिकार करते थे, जिससे उन्हें भोजन मिलता था। तो ये जंगलों में रहते थे। जंगलों में जाते किस लिए थे? ये जंगलों में शिकार किया करते थे। ये जंगलों में क्या किया करते थे? शिकार किया करते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये लोग अशिक्षित थे। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती कि लोग अशिक्षित थे? क्योंकि इनकी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। कि इनको कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है, अगर ये पढ़े लिखे होते तो कुछ ना कुछ लिख के गए होते।
ये पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर ये पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी कोई लिपि नहीं रही होगी। क्या? इनकी कोई लिपि नहीं रही होगी। ये लिपि नहीं है इनके पास। ये अशिक्षित थे, शिकार किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे। अगर आप बताइए किसी भी व्यक्ति की अगर कोई लिपि नहीं होगी, तो अगर किसी भाषा की कोई लिपि नहीं होगी तो क्या उसे हम लिखित रूप में लिख सकते हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अगर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? इसे प्री हिस्ट्री में रखते हैं। हमने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री का वह भाग जिसके बारे में हम उसके वस्तुओं के द्वारा अध्ययन करते हैं, उसका ना तो कोई लिखित प्रमाण मिला है, और तो कोई लिखित प्रमाण मिला नहीं है तो कहाँ से पढ़ा जाएगा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है भारत के बाहर भी चल रही थी, भारत के अंदर भी चल रही थी। जो भारत के बाहर के व्यक्ति थे, भारत के बाहर के व्यक्ति, और जो भारत के अंदर के व्यक्ति थे। कैसे? देखिए, जो भारत के बाहर के व्यक्ति थे उनका नाम था गर्जेनस थॉमसन। ये विदेशी एक इतिहासकार हैं। इन्होंने एक स्थान है कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है, मतलब म्यूजियम, संग्रहालय। इस संग्रहालय में इन्होंने कुछ पुरानी वस्तुओं को देखा। इस संग्रहालय में कुछ पुरानी वस्तुएं थी जिनका अध्ययन करके ये क्या हुआ कि हमारे प्री हिस्ट्री का इन्होंने खोज किया, प्री हिस्ट्री के बारे में बताया। कोपेनहेगन के संग्रहालय से मिली कुछ वस्तुओं से इन्होंने हमारा क्या कहते हैं कि प्री हिस्ट्री को सर्च किया। और यहाँ पर अगर हम भारत के अंदर की बात करते हैं तो भारत के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट इनका नाम था। ये जो है क्या बोलते, भारत के एक, ये भारत में मतलब एक मद्रास में पलवरम नामक स्थान पर इन्हें एक कुल्हाड़ी मिली जिसे हस्त कुठार कहते हैं या फिर हैंड एक्स के नाम से जानते हैं। उस हैंड एक्स की सहायता से उसके बारे में एकदम विविध अध्ययन करके ये प्री हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं। प्री हिस्ट्री के बारे में इतना सब कुछ पता होता है। अब हम चलते हैं कि प्री हिस्ट्री को जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक ईरा, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक ईरा, और नवपाषाण काल, नियोलिथिक ईरा। इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पुरापाषाण काल। अब हम बात करते हैं कि जैसे पुरापाषाण काल क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि पाषाण काल का सबसे पुराना भाग है, सबसे पहले का भाग है, इसलिए इसे पुरापाषाण काल या फिर पैलियोलिथिक ईरा कहा गया। लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन मतलब पत्थर का मतलब पाषाण, इसलिए पुरापाषाण काल को हम पैलियोलिथिक ईरा बोलते हैं। ईरा का मतलब होता है पीरियड या फिर काल। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर कि पैलियोलिथिक ईरा की क्या इसका खोज किसने किया था, इसकी किसने खोज की? अगर इसकी खोज हुई तो इसकी क्या विशेषताएं रही होंगी? इसकी क्या विशेषताएं रही होंगी? इसकी विशेषताएं जो अभी हमने पाषाण काल की विशेषताएं पढ़ी, वही विशेषताएं इनकी रही थी, क्योंकि ये पाषाण काल का ही तो एक हिस्सा है और सबसे पहला हिस्सा है, तो इसलिए जो भी पाषाण काल की विशेषताएं थी वही इसकी भी विशेषताएं हैं पुरापाषाण काल की। अगर इसकी विशेषता ये है तो फिर इसके कुछ साइट्स रहे होंगे जहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है।
तो इसकी क्या साइड से यानी कि क्या स्थल से, इसकी स्थल के बारे में हम पढ़ते हैं। और स्थल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसमें इस स्थल से क्या साक्ष्य मिले, इसके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फिर हायर लेवल में आता है। हमें SSC लेवल की तैयारी करनी है, इसलिए हमें यहाँ तक पढ़ना ठीक रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी खोज की। तो क्योंकि मैं बोला अभी कि पूरा पाषाण काल, देखो पाषाण काल का सबसे पुराना हिस्सा था, तो इसलिए पाषाण काल के भी पिता वही होंगे, पूरा पाषाण काल के पिता भी वही होंगे जो पाषाण काल के थे। ये पूरा पाषाण काल के बारे में ही तो बता के सबसे पहले बोले कि हाँ हमने पाषाण काल की खोज की, तो इसलिए पाषाण काल के पिता कौन होंगे, वही रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से थी, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको मिटाते हैं। नंबर 1, ये लोग जंगलों में रहा करते थे, ये लोग जंगलों में रहा करते थे। ये शिकार किया करते थे, भोजन के लिए ये शिकार किया करते थे। ये भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक भोजन के लिए भटकते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए भटकते थे। उसके बाद इन्होंने पूरा पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण आविष्कार भी किया। एक आविष्कार या फिर खोज कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था। आविष्कार और खोज में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि देखिए, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जब पता लगाया जाता है तो उसे खोज कहते हैं। लेकिन जब एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, एक ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक चीज़ों से मिलाकर बनाई जाती है, जो कि पहले से अस्तित्व में नहीं थी, तो उसका जब निर्माण किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं आविष्कार। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, ना कि आविष्कार किया था। और उन्होंने जब खोज की थी तो उसके पहले एक टेलीस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप बनाया था। वो माइक्रोस्कोप उन्होंने स्वयं से बनाया था। माइक्रोस्कोप बनाया तो था क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ों से मिलाकर बनाया, लेकिन उन्होंने स्वयं बनाया, इसलिए उस माइक्रोस्कोप को बनाना हम इन्वेंशन बोलेंगे या फिर आविष्कार बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या है ये आग की इन्होंने आग की खोज, इन्होंने आग की खोज तो कर ली, लेकिन दुख की बात ये है कि ये आग की खोज कर ली लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाई। प्रयोग नहीं कर पाए का मतलब क्या हुआ, ये अभी भी कच्चा मांस ही खाया करते थे, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम था कि आग से हम मांस को अगर पकाएंगे तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आग की खोज इन्होंने किया कैसे, ये क्योंकि मानव जो था उसके पास कोई काम तो था नहीं, वो शिकार करता था, खाता था, सोता था, टहलता था। तो आप अचानक ऐसा मतलब कुछ काम करते रहे होंगे, या फिर क्योंकि पाषाण काल है तो पत्थरों से ही अपना शिकार करते थे, तो दो पत्थरों को आपस में ऐसे रगड़ रहे थे, तो उसमें से चिंगारियाँ जो निकली वो जाकर किसी सूखी घास पर पड़ी, और ऐसे क्या हुआ कि आग लग गया। आग लगा तो जंगल जल गए, लेकिन इनको ये जान तो गए कि हाँ ऐसे आग लगाई जाती है, लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग नहीं जान पाए कि आग से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में ये नहीं जान पाए थे। ठीक है, ये लोग, हमने अभी बताया कि ये कच्चा मांस का सेवन किया करते थे, ये कच्चे मांस का सेवन किया करते थे। अगली बात अगर हम करें तो इनके पास कोई स्थायी निवास नहीं था, स्थायी निवास नहीं था, इनके पास कोई स्थायी निवास नहीं था, इनके पास कोई स्थायी निवास नहीं था। साथ में अगर हम बोलते हैं कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे का क्या मतलब हुआ कि ये, क्योंकि उस समय कोई कपड़ा तो था नहीं,
कि हम चलिए वूलन क्लॉथ पहनते हैं या फिर हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये वस्त्र नहीं पहनते थे तो क्या करते थे, ये जो जानवरों का शिकार करते थे उनकी जो खाल हुआ करती थी उनको पहनते थे, और पेड़ों की जो छाल हुआ करती है या फिर बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियाँ, जैसे केले के पेड़ की पत्तियाँ बड़ी होती हैं तो बड़ी बड़ी जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों का प्रयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। वस्त्र नहीं पहनते थे का मतलब क्या हुआ, ऐसा थोड़ी ना है कि वस्त्र नहीं पहनते थे तो कोई ऐसे नंगे टहलते थे। वो जो जिस पशुओं का ये लोग शिकार किया करते थे उन पशुओं के मांस को खाते थे जब, तो उनकी जो छालें होती थी, उनकी जो खालें होती थी, उनकी खालों का ये लोग पहनने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और जो बड़े मतलब पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी, जिन पेड़ों की पत्तियाँ बड़ी होती थी उन पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। ठीक, अब सबसे बड़ी बात जो अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताए थे कि पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में मनुष्य जो है वो क्या हुआ, वो आधुनिक मानव बन चुका था। अगर ये आधुनिक मानव बन चुका तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब मानव जो है वो काफ़ी चीज़ों को सीख चुका था। वो उन समाज में, समाज तो नहीं एक प्रकार से हम कह सकते हैं, लेकिन वो जीवन को कैसे जिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको हो चुकी थी। ठीक, आगे की बात हम करते हैं। इनके स्थल के बारे में, इनके साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनके साइट्स जो हैं वो, क्योंकि हम अपने आसपास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे देखते हैं कि जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो जीवन की शुरुआत हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट से देखते हैं। और हमारा भारत जो है कहीं ना कहीं बहुत समय पहले, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हुआ था, जब अफ्रीका से जो प्लेट थी वो खिसकी थी, तो हमारा भारत जो है वो एकदम आगे आता चला आया, जिस कारण से हिमालय का निर्माण हुआ। क्योंकि पहले भारत भी हमारा अफ्रीका के साइड रहा करता था, और अफ्रीका में ही सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदि मानव कुछ अफ्रीका में भी रहे होंगे और यहाँ पर भी रहे होंगे। तो हम लोग अपने साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो स्थल जो है, ये कुछ स्थल यहाँ पर भारत में भी देखने को मिलता है, और कुछ स्थल क्या होता है पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। कुछ भारत में भी देखने को मिलता है और कुछ पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। अब भारत में देखने का क्या मतलब हुआ, भारत में जो है, क्योंकि भारत को हम जब भी पढ़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड करके, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। तो जो पूरा पाषाण काल के स्थल हुआ करते थे, ये उत्तर भारत में भी पाए गए और दक्षिण भारत में भी पाए गए। अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूँ कि इसका पाषाण काल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर हमें किसी चीज़ से मिली, इसको जानने का सबसे मुख्य साक्ष्य जो था वो पत्थर हुआ करता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। ठीक, तो बात करते हैं भारत में, तो ये उत्तर भारत में भी था और दक्षिण भारत में भी था। चलिए ठीक है, इतना हमें पता चला। अब अगर हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में कहाँ कहाँ इसकी साइट्स हैं, दक्षिण भारत में और पाकिस्तान में। तो हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में एक नदी हुआ करती है सोहन नदी। क्या? सोहन नदी। तो सोहन नदी के जो आसपास का इलाका हुआ करता था, ये पूरा पाषाण काल के साइट्स हुआ करते थे। उत्तर पाषाण काल की बात करें और दक्षिण पाषाण काल की बात करें, तो उत्तर पाषाण काल में हम देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वो बेलन घाटी है। क्या? नंबर 1, बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ का था क्षेत्र है, तो बेलन घाटी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज और मिर्ज़ापुर का जो स्थल हुआ करता है, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज का जो क्षेत्र है उसे हम बेलन घाटी कहते हैं। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर एक स्थान है लोहदा नाला। लोहदा नाला से हमें
हड्डी से निर्मित कुछ उपकरण मिले थे। क्या हुआ, यहाँ पर स्थित एक लोगदा नाला, यहाँ लोगदा नाला से हमें हड्डी के उपकरण मिलते हैं। उपकरण, हड्डी के उपकरण मिलते हैं। अगर हड्डी के उपकरण मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग न केवल पाषाण मतलब पत्थरों का प्रयोग करते थे, अभी तो जिन जानवरों का शिकार करते थे, जैसे बड़े जानवरों का शिकार किए तो उनसे उनके मांस को खाया तो उनकी हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि हड्डी जो होती है वो शरीर की सबसे मजबूत चीज़ होती है, तो हड्डी काफ़ी मजबूत होती है, उनका उपयोग करके ये लोग उपकरण बनाया करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियों को और पत्थरों को बढ़िया से किसी बेल से, बेल मतलब लता जो होती है उससे बांध करके फिर अपना एक उपकरण तैयार किए रहे होंगे, इसी तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, हड्डी के उपकरण मिले। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरी जो जगह है वो MP में स्थित है। MP में स्थित है जिसका नाम है सिंगरौली। इसका क्या नाम है, सिंगरौली। यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले थे, यहाँ से भी साक्ष्य मिले थे। तीसरी जो जगह है वो है हथनौरा। क्या है, हथनौरा। तीसरी जो जगह है वो है हथनौरा। और जो चौथी जगह है वो है भीमबेटका। भीमबेटका। अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, ये सभी जो तीनों साइट्स हैं ये उत्तर भारत में पाई गई। अगर ये उत्तर भारत में पाई गई तो दक्षिण भारत में भी कुछ रहे होंगे। दक्षिण भारत के लोग थे, दक्षिण भारत में जैसे कि एक है पलवरम। पलवरम की चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे। पलवरम में क्या हुआ था, पलवरम में ही जो हमारे इतिहासकार रॉबर्ट बुश थे, उन्होंने पलवरम में ही क्या किया कि हस्त कुठार, जिन्हें हम हैंड एक्स कहते हैं, हैंड एक्स कहते हैं, इसको पाया उन्होंने और इससे क्या किया उन्होंने, पूरा पाषाण काल का खोज कर लिया। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो अगर आगे बात करते हैं अब हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और खोजकर्ता कौन है, उसके बाद फिर इसकी भी विशेषताएं हम जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि जो पूरा पाषाण काल का अंतिम समय था उस समय मानव जो है आधुनिक मानव बन चुका था, जिस कारण से पूर्व मध्य पाषाण काल में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। और फिर इसके स्थलों के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं, इसकी खोज करता जो वो है CL कालाइकर। CL कालाइकर ये इसके खोज करते हैं। खोजकर्ता का मतलब ये होता है कि ये मध्य पाषाण काल के कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी इन्होंने की होगी, या फिर कार्बन डेटिंग के आधार पर इन्होंने तय किया होगा कि हाँ यहाँ से हम मध्य पाषाण काल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसकी विशेषताओं को ध्यान से देखेंगे। इसकी केवल 2 विशेषताएं हैं बेसिकली, लेकिन वो काफ़ी हद तक मानव जीवन को एक बेहतरीन ढंग देने का मतलब एक बेहतरीन ढंग दिया उसने। कैसे देखते हैं, जैसे कि ये इसमें छोटे पत्थरों का क्या, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण का प्रयोग करना शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिए। दूसरी बात तो ये अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये पशुपालन करना शुरू कर देते, क्योंकि अभी जब वहाँ पे बताए थे कि पूरा पाषाण काल में मानव जो था शिकारी हुआ करता था, मध्य पाषाण काल में जो था वो पशुपालक था,
और नवपाषाण काल में व्यक्ति जो था क्या था, नवपाषाण काल में व्यक्ति किसान हो गया था। तो पशु पालन, एक मिनट देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है या नहीं। रिकॉर्डिंग से चल रही है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद नवपाषाण काल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पशुपालन करना शुरू कर दिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, इससे कैसे मानव समाज पर असर पड़ा। छोटे पत्थरों के उपकरण, छोटे पत्थरों के उपकरणों से क्या हुआ, जैसे देखिए अगर छोटे पत्थर हैं तो पहली बात कि हम शिकार आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि छोटे उपकरण होंगे तो उठाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, शिकार करने में आसानी, शिकार करने में आसानी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है कि छोटे पत्थर रहेंगे तो हम दूर से भी शिकार कर लेंगे। जैसे कि कोई हम एक छोटा पत्थर है तो उसको हम फेंक कर भी, अगर पत्थर को थोड़ा नुकीला करते हैं और उसको फेंकते हैं तो फिर भी क्या होता है, हमारे जो छोटे जानवर होंगे उनका आसानी से हम लोग शिकार कर लेंगे। दूसरा क्या हुआ, दूर से शिकार, दूर से शिकार। तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात ये हुई कि अगर ये दूर से शिकार कर रहे हैं तो ये अपनी सुरक्षा भी तो कर रहे हैं। जैसे कि मनुष्य क्या करना शुरू कर दिया, अपनी सुरक्षा। ये अगर छोटे छोटे पत्थर होंगे तो मनुष्य सुरक्षा करना शुरू कर देगा, अपनी सुरक्षा करने लगे, अपनी सुरक्षा करने लगे। और चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि ये सुरक्षा करने लगे, प्लस ये जो छोटे पत्थर हैं उनको अगर नुकीला कर देते हैं तो किसी जानवर को काटने में ऐसा नहीं होता। जानवर काटने में का मतलब ये हुआ क्योंकि ये लोग मांस खाया करते थे तो ये जानवरों को ही काट के खाया करते थे। बड़े पत्थर हुआ करते थे, बड़े उपकरण हुआ करते थे तो उन्हें उठाने में आसानी नहीं होती थी। लेकिन छोटे पत्थर हुए, छोटे उपकरण हुए तो आसानी से ये क्या करते हैं, पशुओं को काट सकेंगे। तो जानवरों को काटने में सुविधा, जानवरों को काटने में सुविधा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं कि पशुपालन। देखिए इससे क्या होता है, इससे मानव अब ज़्यादा इसे परेशानी नहीं होती शिकार करने में। तो इससे क्या हुआ कि ये भोजन को आसानी से प्राप्त कर सकते थे। ठीक, इतना हुआ। अब हम बात करते हैं कि पशुपालन से इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो पशुपालन से इनके जीवन में एक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि ये अपना स्थायी निवास बनाए। किस तरीके से बनाए, आइए हम लोग देखते हैं कि पशुपालन का मतलब क्या हुआ कि एनिमल को ये डोमेस्टिक बना दिया, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन से क्या इफेक्ट हुआ देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो ये है कि अब इन्हें अगर ये पशुपालन कर रहे हैं तो मांस इन्हें आसानी से मिल जाया करता था। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि अगर 2-4 जानवर ये लोग रख लिए हैं, कोई एक मेल है कोई फीमेल है, तो उससे क्या होता है कि उनके बच्चे होते हैं, फिर जनसंख्या बढ़ती है उनकी। तो जो पुराने हुआ करते थे या फिर जो नए, उनको जिस तरीके से लगता होगा तो इस तरीके से वो जानवरों को मार दिया करते होंगे और फिर मांस मतलब कि खाने के लिए भोजन की व्यवस्था उनकी हो चुकी होती थी। दूसरी बात ये, अगर क्योंकि एक ही प्रकार के तो जानवरों को रखेंगे नहीं, तो ये कुछ ऐसे जानवर भी रखते रहे होंगे जो दूध देते थे। अगर ये दूध देते थे तो उसका मतलब क्या हुआ, इन्हें दूध भी मिल जाया करता था। हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला जानवर कौन सा था और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था। ठीक है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो ये पशुपालन अगर कर रहे हैं तो पशुओं को कहीं ना कहीं एक जगह पर ये मतलब स्थित करेंगे, क्योंकि पशुओं को अपने साथ लेकर तो टहल पाएंगे नहीं। तो इसलिए क्या हुए, स्थायी निवास बनाए, लेकिन पूर्णतः
ये लोग बस्तियों का आविष्कार या फिर बस्तियों का विकास नहीं कर पाए। ये कहीं कोई एक घर, कहीं दूसरे पर, कहीं दूसरे पर, कहीं दूसरे, मतलब दूर दूर फैले हुए थे। नवपाषाण काल में क्या होता है कि ये लोग खेती करना शुरू कर देते हैं। अगर खेती कर रहे हैं आसपास में, बढ़िया से हम घर बनाएंगे, और अगर एक जगह है तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर एक ही जगह पर रहता है तो उसके जो पुत्र हुआ करते हैं, उसके अगले पुत्र हुआ करते हैं, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण से काफ़ी घनी बस्तियाँ बननी शुरू हो चुकी थी हमारी नवपाषाण काल से ही। ठीक है, तो इतना हुआ, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं हम। एक बात और, अगर हम आप लोगों को बात करें कि पहला जो हमें साक्ष्य मिला कि पशुपालन करते थे, वो कहाँ से मिला? वो हमें मिला आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पर है? ये है MP में। यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ, मनुष्य जो थे वो पशुपालन किया करते थे। यहाँ से भी पता चला। हम बात करते हैं, अगर हम और आगे जाएंगे तो हमें राजस्थान से भी पता चलेगा, राजस्थान के बागौर से। और उसके बाद वहाँ क्या बोलते हैं, सराय नहर एक बहुत बढ़िया स्थान है। यहाँ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि सराय नहर, इसके कुछ स्थल थे ये लोग, ये सराय नहर, यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, यहाँ पर बाहरी आक्रमण हुआ था। बाहरी आक्रमण हुआ था, युद्ध भी हुआ था, यहाँ पे बूचड़खाना भी मिला था। बाहरी आक्रमण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जो पहले के लोग थे वो जंगलों में शिकार किया करते थे, और जंगलों में जो जानवर रहते हैं वो सीमित मात्रा में रहते हैं। जब ये सारे जानवरों का शिकार कर लिए तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ कि सराय नहर के लोग यहाँ पर निवास करते थे, लेकिन बाहर के कुछ आदिवासी अन्य आए और यहाँ पर वो रहने की कोशिश करने लगे। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, इसके लिए भी तो एक उचित संसाधन है, मतलब कि एक निश्चित मात्रा में संसाधन है। कुछ समय बाद यहाँ पे भी संसाधन खत्म होगा, तो और लोग जब आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध किए, जिस कारण से आक्रमण हुआ और युद्ध हो गया। और यहाँ पर हम बात करते हैं बूचड़खाना। क्या? बूचड़खाना। बूचड़खाना किस लिए? बूचड़खाना है क्या? बूचड़खाना मतलब जहाँ पर हम पशुओं को काटते हैं। तो कहने का मतलब कि इसकी एक तरीके से फैक्ट्री टाइप में थी कि हाँ, एक स्थान पर आते थे और यहाँ पर जो काटते थे, या फिर बेचने की परंपरा तो थी नहीं, होगी भी तो हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। तो कुछ भी हो, यहाँ पर बूचड़खाना था, इसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिली। अगर हम अगला बात करते हैं तो एक स्थान पड़ता है हमारा लघनाज। क्या? लघनाज। लघनाज जो कि कहाँ पर है? लघनाज है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में लघनाज है। यहाँ से जो है हमें 14 मानव कंकाल मिले। मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल मिले। 14 मानव कंकाल मिले का मतलब क्या हुआ कि ये जो मानव थे, ऐसा कहा जाता है कि ये मध्यपाषाण काल के ही रहे थे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हमें ये मिले हैं इनका हम लोग कार्बन डेटिंग के आधार पर तय करते हैं कि हाँ, ये मध्यपाषाण काल के थे। इसलिए हम लघनाज को क्या करते हैं, मध्यपाषाण कालीन स्थल के बारे में बताते हैं, फिर मेसोलिथिक साइट है। ठीक है। एक और स्थान है महदहा। ये कहाँ? ये सराय नहर जो है, हम लोग बताया जो ये बूचड़खाना मिला, युद्ध हुआ था, बाहरी आक्रमण के साक्ष्य मिले। ये सराय नहर जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और एक स्थान और है महदहा। महदहा ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ही है। और यहाँ से हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें हड्डियों से निर्मित उपकरण मिले, हड्डियों से निर्मित कुछ आभूषण मिले थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम नवपाषाण काल की बात आगे करेंगे। धन्यवाद।